हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक यूपी पीसीएल TG2 एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, इसमें केवल आपके थ्योरी के ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रयोग धारा मापने में किया जाता है। किसका प्रयोग धारा मापने में किया जाता है? तो एम्पियर मीटर का प्रयोग धारा मापने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी। वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्टेज। वोल्ट मीटर मापता है। वाट मीटर मापता है आपका पावर। किसको मापता है? वाट मीटर मापता है पावर, शक्ति को मापता है, ठीक है। वाट मीटर मापता है पावर को। और ओम मीटर प्रतिरोध। ओम मीटर क्या मापता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध ओम मीटर मापता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कारकों में से कौन कंडक्टर के प्रतिरोध को बदल नहीं सकता है? इसमें जितने भी कारक हैं, जितने भी फैक्टर हैं, इसमें से कौन कंडक्टर के प्रतिरोध को बदल नहीं सकता है? यानी चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? कारकों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो यहाँ पर फार्मूला होता है R बराबर रो इंटू L/A। चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती तथा चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चालक का प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वोल्टेज पर निर्भर नहीं करता है। उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा। पदार्थ मतलब ये किसका बना हुआ है, कापर का है, एल्युमिनियम का है, किसका है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। और तापमान, चालक का तापमान बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अब यहाँ पर ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। ये विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध मात्रक होता है ओम मीटर। अगला क्वेश्चन, फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? टेस्ला। क्या मात्रक होता है इसका? टेस्ला होता है। अगला, श्रेणी सर्किट परिपथ में, श्रेणी सर्किट परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होता है? तो देखिए, श्रेणी परिपथ में क्या होता है? श्रेणी परिपथ में धारा, धारा क्या होगा? धारा समान, धारा क्या होगा? समान होगा। और वोल्टेज इसमें क्या होता है? वोल्टेज आपका असमान होता है। वोल्टेज क्या होता है? असमान। धारा समान होगा और वोल्टेज क्या होता है? असमान होता है। इसमें केवल एक पथ होता है जिससे धारा प्रवाहित होती है। एक पथ यानी एक मार्ग। जिसमें दो पथ हो जाएगा वो क्या होगा? समांतर। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा सीरीज के लिए। अगर ये समांतर होता है तो समांतर में क्या होता है कि धारा अलग अलग होता है। समांतर में क्या होगा? धारा अलग अलग होगा। और वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है आपका? समान होता है, ठीक है। धारा अलग अलग और जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? समान होगा। अगला क्वेश्चन, किसी खुले सर्किट में सर्किट प्रतिरोध तथा परिधारा के प्रवाह का मान क्रमशः क्या हो गया? खुला सर्किट। खुला सर्किट का मतलब कि ये ओपन है, ठीक है, खुला हुआ है और ये स्विच खुला है। तो इसमें प्रतिरोध का मान क्या होगा और करंट का मान क्या होगा? तो देखिए, प्रतिरोध क्या होगा इसका? अनंत। प्रतिरोध क्या होगा? अनंत। करंट का मान क्या होगा? जीरो। जब स्विच ओपन है
तो धारा प्रवाहित नहीं होगा, इसका मतलब करंट का मान क्या होगा, अनंत, और धारा प्रवाहित नहीं होगा तो जीरो होगा। तो प्रतिरोध इतना बढ़ा दे कि करंट का मान जीरो हो जाए, यानी प्रतिरोध क्या होगा, अनंत, और धारा क्या होगा, जीरो, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बैटरी प्रभाव का एक उदाहरण है। बैटरी प्रभाव का एक उदाहरण है। बैटरी प्रभाव का उदाहरण क्या है, रासायनिक। ठीक है, बैटरी क्या होती है, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहां पर दिया है कि 4 पिकोफैरेड के दो कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनकी कुल धारिता होगी। देखिए, कैपेसिटर यदि श्रेणी में जुड़ा होगा तो इसके लिए सूत्र होता है 1/CT बराबर 1/C1 अपान में 1/C2 प्लस 1/C3। और पैरेलल में जुड़ा होगा यानी समांतर क्रम में जुड़ा होगा, समांतर में, तो समांतर के लिए होता है CT बराबर C1 प्लस C3। ठीक है, अब यहाँ पर ये जुटा हुआ है दो कैपेसिटर सीरीज में। पीको का मतलब होता है, देखिए, एक पीको बराबर होता है 10⁻⁻12 और माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर 4 पिकोफैरेड के कितने कैपेसिटर है, 2। कैपेसिटरों की संख्या कितनी होती है, 2। तो यहाँ पर इसका मान निकालेंगे तो 1/CT बराबर 1/4, 1/4, 4 एलसीएम हो जाएगा, 1 + 1 अपन में कितना हो जाएगा, 2/4, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2, और CT का जब मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। ठीक है, लेकिन ये हम लोग को एग्जाम में इतना बड़ा तो करना नहीं है, लेकिन क्या होता है कि देखिए, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है CT बराबर C/N। N क्या है, संधारित्रों की संख्या। N क्या होता है यहाँ पर, संधारित्रों की संख्या। और ये फार्मूला तभी लगेगा जब सभी कैपेसिटर का मान एक समान हो। अब यहाँ पर दिया है 4 पिकोफैरेड, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, और N का मान कितना है, 2 संधारित्र है, तो यहाँ से 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 पिकोफैरेड आएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, आरसी सीरीज सर्किट में, ये श्रेणी सर्किट दिया है, आरसी सर्किट में 5 ओम का प्रतिरोध तथा 12 ओम का धारातीय प्रतिघात, तो प्रतिबाधा क्या होगा। देखिए, आरसी सीरीज सर्किट है, मतलब इसमें आर, और सीरीज श्रेणी में यहाँ पर जुड़े हैं कैपेसिटर, ये हो जाएगा आर, और ये क्या हो जाएगा, सी। देखिए, यहाँ पर आर का मान दिया है 5 ओम, आर का मान कितना दिया है, 5 ओम। ये दिया है धारातीय प्रतिघात यानी एक्सी का मान कितना दिया है, 12 ओम। और देखिए, और इसके बाद क्या कर रहा है कि प्रतिबाधा ज्ञात करना, तो प्रतिबाधा बराबर होता है जेड बराबर R² प्लस एक्सी का स्क्वायर, और रूट में आर का मान कितना दिया है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 प्लस 144 रूट में 169 बराबर कितना हो जाएगा, और प्रतिबाधा का मात्रक होता है ओम, कितना हो जाएगा, 13 ओम। और यहाँ पर देखिए, एक्सी का फार्मूला होता है 1/2 पाई FC। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी धारातीय प्रतिघात। तो आप कह सकते हैं कि यह फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एसी परिपथ के शक्ति गुणक को परिभाषित किया जाता है। तो जब हम लोग इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाते हैं, इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाते हैं, तो यहाँ से आपको पावर फैक्टर मिल जाता है। पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणक cos फाई होता है। पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई। फेज एंगल के कोसाइन को फेज एंगल के कोसाइन को कहा जाता है पावर फैक्टर, और फाई से व्यक्त करते हैं। फेज एंगल वोल्टेज एवं करंट के मध्य बनने वाले कोण को हम लोग फेज एंगल कहते हैं। और यहाँ से जब मान निकालते हैं इसका, तो cos फाई बराबर आता है R/Z। क्या आता है, R/Z। तो यहाँ से हम लोग आधार cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ये होता है आधार, और बटा में कर R/Z से हम लोग मान निकालते हैं इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा त्रिभुज से। तो क्या होगा यहाँ पर, cos फाई बराबर क्या होगा, R/Z। cos फाई बराबर होता है
R/Z। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी SCR में PN जंक्शन कितने होते हैं? किसी SCR में PN जंक्शन कितने होते हैं? PN जंक्शन कितने होते हैं? तो यहाँ पर PN जंक्शन कितना होता है? 3। PN जंक्शन होगा यहाँ पर 3। PN जंक्शन कितना होगा? जंक्शन 1 2 और ये कितना होता है? 3। लेयर कितने होते हैं इसके लिए? 1 2 3 4। अगर लेयर की बात करेगा तो कितना हो जाएगा? 4। और जंक्शन कितना होगा यहाँ पर? जंक्शन कितना हो जाएगा? 3। ठीक है। ये आप पिछले वीडियो में हमने इसका डिटेल बताया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। आपको अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में सर्पी वलय से जुड़े होते हैं। सर्पी वलय आपका रोटर से जुड़ा होता है। ठीक है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या होता है? इसका टार्क मैक्सिमम होता है। टार्क क्या होता है? मैक्सिमम। और स्लिप रिंग इसके रोटर से ही यहाँ पर जुड़े होते हैं। ठीक है। ये स्लिप रिंग टाइप के होते हैं, मतलब स्लिप रिंग यानी सर्पी वलय ये जुड़ा होता है और इसमें जो भी वाइंडिंग की जाती है इसके आर्मेचर में, वो वाइंडिंग का वायर इससे जुड़ा होता है। ठीक है। और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को हम लोग एक रियोस्टेट एक रेजिस्टेंस लगा करके इसके करंट के मान को स्टार्टिंग के टाइम कंट्रोल किया जाता है। इसका भी मतलब फुल डिटेल आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? रोटर। अगला क्वेश्चन, स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र के घूर्णन की दिशा किस पर निर्धारित करती है? यदि मान लीजिए कि कोई मोटर है और मोटर के कार्य स्टेटर मतलब हम सबसे पहले स्टेटर में सप्लाई देते हैं। ठीक है। स्टेटर में सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर इसकी जो घूर्णन गति होगी किसके? मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र की, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यही आपको बताएगा, मतलब जब तक उसमें घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा तब तक वही डिसाइड करेगा कि उसको चलना कैसे। ठीक है। घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र के दिशा पर निर्भर करता है चलना कैसे। लेकिन यह कैसे हम लोग बदल सकते हैं? यानी सीधा एक बात समझिए कि हम इसकी जो लगने वाला बल है, यानी जो क्लॉकवाइज चलता है या एंटी क्लॉकवाइज चलता है, वो उसको हम कैसे बदला जा सकता है? तो यहाँ पर आप फेज सीक्वेंस बदल देंगे। जैसे मान लीजिए 3 फेज का है और इसका सीक्वेंस होता है RYB और इसका सीक्वेंस बदल देंगे RBY कर देंगे, तो इसका चाल किसी भी दो फेजों को अगर आप इसमें चेंज कर देते हैं, सीक्वेंस बदल देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका स्टेटर की घूर्णन गति बदल जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा? आपूर्ति के चरण मतलब कला अनुक्रम पर। अगला क्वेश्चन, घड़ी में प्रयुक्त होने वाली मोटर कौन होती है? घड़ी में प्रयुक्त होने वाली मोटर कौन होती है? तो हिस्टेरिसिस मोटर। घड़ी में कौन सा मोटर उपयोग किया जाता है? हिस्टेरिसिस मोटर। और रिकॉर्डिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। रिकॉर्डिंग जो मशीनें होती हैं उसमें उपयोग किया जाता है। यहाँ पर दिया कि एक डायोड वाला दृष्टिकारी होता है। कहने का मतलब है कि वह कौन सा रेक्टिफायर है, दृष्टिकारी मतलब रेक्टिफायर, वह कौन सा रेक्टिफायर है जिसमें एक डायोड का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। और जिसमें 2 डायोड होता है वो होता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। और जिसमें 4 डायोड होता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता है। और हाफ वेव रेक्टिफायर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। और फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है और इसमें स्टेप डाउन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, किसी एम्पलीफायर का प्रयोग किसके प्राप्त करने के लिए किया जाता है? देखिए, एम्पलीफायर का मतलब होता है प्रवर्धक। एम्पलीफायर क्या होगा इसका हिंदी? प्रवर्धक। मतलब यह है कि देखिए, जब भी आप इनपुट सिग्नल
देते हैं एम्पलीफायर को। तो ये क्या करता है कि एम्पलीफायर का काम होता है, ये उसके आयाम को बढ़ा देता है। क्या करता है? उसके आयाम को बढ़ाता है। यानी जब इसमें आप सिग्नल देंगे इनपुट, इसको ये प्रवर्धित कर देता है। इसके आयाम को क्या करता है? इसके आयाम को बढ़ाता है। इसके आयाम को क्या करता है? बढ़ाता है। ये एम्पलीफायर का कार्य होता है। तो इनपुट सिग्नल का अभिवर्धित वोल्टेज, धारा या पावर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गति को 3 फेज इंडक्शन मोटर में तुल्यकालिक गति कहा जाता है? किस गति को कहा जाता है? तो घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र की गति, क्योंकि ये गति आपका स्टेटर में होता है। ठीक है, स्टेटर में, और उसी को हम लोग कहते हैं एनएस, सिंक्रोनस स्पीड, तुल्यकालिक गति के नाम से जाना जाता है इसको। क्या ऑप्शन होगा? बी। अगला क्वेश्चन, ELCB, ELCB, ELCB इसका क्या होता है फुल फॉर्म? अर्थ लीकेज, अर्थ लीकेज सर्किट, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अब यहाँ पर बताना है कि क्या प्रयोग विशेष रूप से किस स्थिति के विद्युत आपूर्ति बाधित करने हेतु किया जाता है? तो ये क्या लिखा है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। फुल फॉर्म ये बात दर्शा रहा है, मतलब ग्राउंड फॉल्ट भूदोष को, मतलब भूमि दोष के लिए यहां पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, परमाणु का द्रव्यमान किसके द्वारा निर्धारित करते हैं? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के द्वारा, क्योंकि परमाणु भार बराबर होता है, परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, A बराबर P प्लस N। ऑप्शन होगा आपका ए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब यहाँ पर आपके यूपीपीसीएल एग्जाम में पूछा था कि 1 कूलाम के आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है? तो आपका 6.25 × 10⁻18, 6.5 × 10⁻18 होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख दें 6.25 × 10⁻18। पिछले वीडियो में हमने बाय मिस्टेक वहाँ पर 19 लिख दिया था, तो कमेंट कर किए थे लोग कि वहाँ पर 18 होगा। ठीक है, तो बाय मिस्टेक, क्योंकि दशमलव जब चेंज करते हैं तो ऊपर जब जाएगा घातांक में तो यहाँ पर माइनस होता है, लेकिन ऊपर जाने पर वो क्या हो जाएगा? +19 हो जाएगा। दशमलव हटाने के लिए वहाँ पर एक कम हो जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दिया है कि टर्मिनलों पर 3 ओम का लोड जुड़े होने पर कार का अल्टरनेटर 12 एम्पियर वितरित करता है, तो सर्किट वोल्टेज ज्ञात कीजिए। सर्किट वोल्टेज ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि टर्मिनल पर, सिरों पर कितना ओम है? R बराबर कितना दिया है? 3 ओम। अल्टरनेटर यानी प्रत्यावर्तक 4 एम्पियर की धारा वितरित करता है, तो सर्किट का वोल्टेज बताना है I × R। 3 × कितना हो जाएगा? 4, कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, 12 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, किसी शुद्ध धारातीय सर्किट में वोल्टेज E तथा I के मध्य क्या होता है? सुनिए, देखिए, यदि यहां पर 3 सर्किट होता है, प्योर रजिस्टिव सर्किट, इसको हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, हो सकता है आप न समझ पाए। जो इंग्लिश मीडियम होंगे, जो इंग्लिश में ठीक ठाक होंगे, वो तो समझ जाएंगे। देखिए, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में क्या होता है कि इसमें वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चलते हैं, और फाई एंगल क्या होता है? 0। और शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में क्या होता है कि यहाँ पर वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे चलता है। यानी ये करंट और ये 90 डिग्री, या हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज से करंट जो है वो 90 डिग्री लैग यानी पश्चिमगामी पीछे चल रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज करंट से आगे चल रहा है। और ये पूछा है आपका क्वेश्चन, शुद्ध संधारिती, मतलब यहाँ पर धारातीय चाहे धारिता,
शुद्ध संधारित्र परिपथ। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री पीछे चलता है, या हम कह सकते हैं कि वोल्टेज से करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है। क्या कर रहा है, 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, आई वही मतलब वोल्टेज ईएमएफ, आई ई आई से 90 डिग्री पीछे होता है। क्या होता है, ई मतलब ई आई से 90 डिग्री पीछे। तो ये 90 डिग्री पीछे है ना। हम बोल सकते हैं दो शब्दों, दो इसको लैंग्वेज में बोला जा सकता है कि वोल्टेज करंट से पीछे है, या आप ये कह सकते हैं कि करंट वोल्टेज से आगे है। तो दोनों कंडीशन में स्थिति वही बनेगा। तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक 4 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर की घूर्णन गति क्या होगी। आपका फार्मूला होता है NS बराबर 120 F/P। 120 गुणे F का मान कितना है 50 और P का मान 4। यहाँ पर कट जाएगा, कितना हो जाएगा 30 गुणे 50 बराबर 1500 RPM। 1500 RPM, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, लाल रंग की एलईडी का अग्र वोल्टेज ड्रॉप होता है। लाल रंग की एलईडी का अग्र वोल्टेज ड्रॉप होता है। अग्र यानी फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज होता है। कितना होता है आपका, तो देखिए लाल रंग की एलईडी के लिए जो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है वो आपका 1.8 वोल्ट से लेकर के आपका 3.3 वोल्ट तक होता है। 1.8 वोल्ट से लेकर 3.3 वोल्ट तक होता है। लेकिन इसके हिसाब से ऑप्शन आपका क्या होगा 1.8 वोल्ट। ठीक है, 1.8 वोल्ट दिया है। अगर वो 3.3 होता तो उसको भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है। और इसका सिंबल होता है एरो ऊपर की तरफ। ठीक है, ये आपका कैथोड और एनोड। ठीक, यहाँ पर लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर का पश्च ईएमएफ पर निर्भर करता है। यहाँ पर पश्च ईएमएफ यानी ईबी का मान किस पे निर्भर करता है, ईबी मतलब बैक ईएमएफ। क्या होता है, ईबी बराबर होता है Z∅NP बटा में 60A। तो कम्यूटेटर के प्रकार पर कोई लेना देना नहीं से, कंडक्टर के आकार पर, ब्रश सामग्री पर, क्षेत्र फ्लक्स पर। किस पे, फ्लक्स। फाई क्या होता है, फ्लक्स। ईबी प्रोपोर्शनल फाई, फ्लक्स का मान बढ़ने से बैक ईएमएफ का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी, फ्लक्स के समानुपाती। अगला क्वेश्चन, गतिक प्रेरकत्व डायनामिक इंडक्टेंस में अपनाया जाता है। किसमें डायनामिक रेजिस्टेंस अपनाया जाता है, गतिज प्रेरकत्व किसमें अपनाया जाता है, तो जनरेटर में। किसमें अपनाया जाता है, जनरेटर में, ऑप्शन नंबर बी। फ्यूज का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो फ्यूज का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है, शॉर्ट सर्किट के सुरक्षा के लिए किया जाता है। और फ्यूज को हमेशा हम लोग फेज में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है, फेज में। और न्यूट्रल में क्या जोड़ते हैं, लिंक। और आपका फ्यूज को हम लोग जोड़ते हैं, फ्यूज यानी बिगलक को हमेशा कहाँ जोड़ा जाता है, आपका फेज वायर में जोड़ना चाहिए। किसमें जोड़ा जाता है, ये फेज वायर में। ठीक है, फेज वायर में जोड़ा होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट करंट से सुरक्षा। अगला क्वेश्चन, वाट मीटर दर्शाता है, वाट मीटर क्या दर्शाता है, तो वाट मीटर एवरेज पावर को वो दर्शाता है, वाट मीटर एवरेज पावर को दर्शाता है। ठीक है, आपका होता है 2 आरएमएस और एवरेज, तो ये केवल एवरेज पावर को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होने वाले तेल के महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण, ट्रांसफार्मर में जो तेल उपयोग किए जाते हैं वह उच्च परावैद्युतांक सामर्थ्य का होना चाहिए, रेजिस्टेंस भी तेल का ज्यादा होना चाहिए। उसका रंग कैसा होता है, तो हल्का पीला, तेल क्या होता है, हल्का पीले रंग का होता है। और यह पेट्रोलियम क्या होता है, यह पेट्रोलियम
पेट्रोलियम खनिज होता है। क्या होता है ये? पेट्रोलियम खनिज होता है। रंग होता है प्ले येलो, हल्का होता है, हल्का पीला, और यह कूलिंग के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए कूलिंग के उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर के कूलिंग के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जनरेटर और ट्रांसफार्मर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर इस सिद्धांत पर काम करते हैं, मतलब किस सिद्धांत पर काम करते हैं? जनरेटर और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो यहाँ पर पहला दिया है न्यूटन का गति का नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। यहाँ पर ऑप्शन होगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। ठीक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये क्या कार्य करता है? जनरेटर। और ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर आपका कार्य करता है म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं? फैराडे के ही नियम होते हैं यहाँ पर, तो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, अर्धचालक डायोड में, अर्धचालक डायोड में जंक्शन के माध्यम से कब धारा अधिकतम होती है? जंक्शन के माध्यम से कब धारा अधिकतम होती है? तो जंक्शन के माध्यम से कब धारा अधिकतम होगी? जब वह फॉरवर्ड बाइस में होती है। जब आपका डायोड, डायोड क्या होगा? फॉरवर्ड बाइस में होगा, तभी धारा का प्रवाह होता है, और रिवर्स बाइस में धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो आपका फॉरवर्ड बाइस में ही धारा का प्रवाह अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कौन सा लैंप सिनेमा प्रोजेक्टर में प्रयोग मुख्यतः प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा लैंप सिनेमा प्रोजेक्टर, कौन सा लैंप सिनेमा प्रोजेक्टर में उपयोग किया जाता है? तो आपका कार्बन आर्क लैंप। कौन सा उपयोग किया जाता है? कार्बन आर्क लैंप, कार्बन आर्क लैंप का उपयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर पसंद की जाती है। स्लिप रिंग का क्या होता है? मैक्सिमम टार्क, जहां पर मैक्सिमम टार्क की आवश्यकता होती है वहां पर इसकी आवश्यकता होती है। उच्च प्रारंभिक आघूर्ण, स्टार्टिंग टार्क क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, जीनर डायोड में, जीनर डायोड में क्या होता है? तो देखिए जीनर डायोड जो होता है, जीनर डायोड का सिंबल, ये जीनर डायोड का सिंबल है। ये किस वाइस में कार्य करता है? तो ये रिवर्स वाइस में कार्य करता है। जीनर डायोड रिवर्स वाइस में कार्य करता है, और यहाँ पर फॉरवर्ड वाइस और इधर आपका रिवर्स वाइस होता है। होता है ये कि जब फॉरवर्ड वाइस में वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, और रिवर्स वाइस में वोल्टेज बढ़ाए जाएंगे, और एक निश्चित वोल्टेज के बाद उसका ये ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिवर्स वाइस में ब्रेक डाउन, क्या हो जाता है? ये ब्रेक डाउन हो जाता है। जीनर डायोड रिवर्स वाइस में क्या होता है? निश्चित वोल्टेज के बाद ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? निम्न रिवर्स वोल्टेज पर तीव्र ब्रेक डाउन उत्पन्न होना, तीव्र ब्रेक डाउन उत्पन्न होना, और एक से कई सौ वोल्टेज के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग में फेरों की संख्या ज्यादा होती है? ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग में फेरों की संख्या ज्यादा होगी? तो जिधर वोल्टेज ज्यादा होगा उधर टर्नों की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या होगा? उच्च वोल्टेज वाइंडिंग। क्या होगा? जिधर आपका उच्च वोल्टेज होगा उधर ही वाइंडिंग की संख्या, फेरों की संख्या यानी एन का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। दिया है कि बंद परिपथ में प्रवेश करने वाले तथा निकलने वाले बिंदु का कुल योग शून्य है। यह किस नियम को दर्शाता है? तो किरचॉफ के नियम को। किस नियम को दर्शाता है? किरचॉफ के नियम को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि किरचॉफ के दो नियम होते हैं, एक होता है केसीएल और दूसरा होता है केवीएल। केसीएल आपका किरचॉफ करंट लॉ, और केवीएल होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा के संदर्भ में आरएमएस के लिए प्रयुक्त होता है। आरएमएस मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर।
क्या होता है ये, रूट मीन स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस मान, फुल फॉर्म। संधारित्र की धारिता प्रभावित नहीं होती है, तो सी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। ठीक है, सॉरी, तो यहां पर क्या होगा, देखिए दो समांतर प्लेट हैं, दो समांतर प्लेट, दो समांतर प्लेट, यहां पर एक सेकेंड रुक जाइए, यहां पर दो समांतर प्लेट के बीच आपका डिपेंड करता है कैपेसिटर के, मतलब प्लेट का जो एरिया होगा ए पर डिपेंड करता है और प्लेटों के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, प्लेट के बीच की दूरी पर। ठीक है, प्लेट के बीच की दूरी पे डिपेंड करेगा और आपका क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है कि प्लेट कितने एरिया का है। ठीक है, और यह मोटाई पे डिपेंड नहीं करता है, किसके, प्लेट की, प्लेट की प्लेट की मोटाई, प्लेट की मोटाई पर निर्भर नहीं करता है। क्यों, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि एरिया, अगर इस प्लेट का एरिया इतना है तो आपका मोटाई कितना है उससे क्या मतलब है, जब आपको बस सामने के एरिया से ही लेना है, उसके पीछे चाहे जितना ही आप उसका मोटाई बढ़ा दें तो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका एरिया से मतलब है, एरिया से रिलेटेड है, इसके पीछे चाहे जितना मोटाई बना दे उससे उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो आपका किस पे डिपेंड करेगा, प्लेटों के बीच की दूरी पे डिपेंड करता है, प्लेटों के क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है, लेकिन आपका प्लेट की मोटाई पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों, क्योंकि हो सकता है पूछ सकता है कि कैपेसिटर क्या प्लेट की मोटाई पर निर्भर करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो प्लेट की मोटाई पर निर्भर नहीं करता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, परावैद्युतांक सामग्री पर, प्लेट के मध्य स्तर पर, प्लेट के क्षेत्रफल पर, आवृत्ति पर। क्यों, इसमें आवृत्ति का कोई जिक्र नहीं होता है, आवृत्ति पर ये डिपेंड नहीं करता है, आवृत्ति पर ये डिपेंड नहीं करता है, आवृत्ति पर ये डिपेंड नहीं करता है। जितना एरिया बढ़ाएंगे उतना ही कैपेसिटेंस का मान बढ़ेगा और एरिया घटाएंगे तो कैपेसिटेंस का मान घटेगा। ठीक है, ज्या तरंग रूप का औसत मान होता है, ज्या तरंग रूप का औसत मान होता है। तो ज्या तरंग मतलब साइन वेव का औसत मान होता है आपका आई एवरेज बराबर 2Im बाई पाई। ठीक है, अगर वो वोल्टेज में होगा वी एवरेज बराबर, तो 2 मैक्सिमम वोल्टेज, वी मतलब मैक्सिमम बटे पाई, और ई एवरेज होगा तो यहाँ पर 2 ई मैक्सिमम बटा में क्या हो जाएगा, पाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, फ्यूज की रेटिंग, फ्यूज की रेटिंग किसमें व्यक्त की जाती है, फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में व्यक्त की जाती है, फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में व्यक्त की जाती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि तुल्यकालिक मोटर केवल, तुल्यकालिक मोटर केवल तभी चलेगी यदि उसके पास स्लिप है, यदि उसके पास स्लिप है। तो यहां पर क्या होगा, तुल्यकालिक मोटर, तुल्यकालिक मोटर केवल तभी चलेगी जब उसके पास स्लिप है। तो इसका मतलब तुल्यकालिक मोटर, अब यहां पर क्या होगा, स्लिप बराबर क्या होता है, NS माइनस NR अपान में NS। इसका मतलब कि यदि NR का मान NS के बराबर हो जाए तो तुल्यकालिक कहा जाएगा, मतलब NS, और जो आपकी रोटर की स्पीड है वो किसके स्पीड के बराबर हो जाएगा, स्टेटर के स्पीड के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NS माइनस NS माइनस NS, NR के स्थान पे NS रखेंगे, NS ये क्या हो जाएगा, 0 अपान में NS, मान स्लिप का कितना आ जाएगा, 0, मान स्लिप का कितना हो जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन विद्युत वाहक बल है, सेल्फ इंडक्शन विद्युत वाहक बल है। कुंडली में इसके
प्रेरकत्व के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल। जब किसी कॉइल की जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं खुद से लिंक करती हैं तो सेल्फ होता है, और जब किसी कॉइल की मैग्नेटिक लाइनें जो होती हैं वो किसी दूसरे कॉइल से लिंक करती हैं तो यहाँ पर क्या होता है आपका म्यूचुअल। यहाँ पर क्या होता है म्यूचुअल, और जो खुद से करेगा वो क्या होता है सेल्फ। ये किस में आएगा आपका ऑटो ट्रांसफार्मर में, ये आपका आता है ऑटो ट्रांसफार्मर में, और ये आपका होता है नॉर्मल जो ट्रांसफार्मर होते हैं स्टेप डाउन और स्टेप अप जो वोल्टेज के आधार पर होते हैं। अगला आपका 11 केवी की लाइन अक्रिय खंड पर किसे काम में ले जाती है, मतलब जो इंसुलेटर उपयोग किया जाता है 11 केवी पर वो क्या होता है 11 केवी पर पिन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। पिन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर पिन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है क्योंकि देखिए पिन इंसुलेटर हम वहीं लगा सकते हैं जब आपको सीधी लाइन खींचना हो या कंडक्टर रखने के लिए जगह होता है, सीधी लाइन खींचने के लिए ही किया जाता है। तिरछी लाइन खींचने के लिए पिन इंसुलेटर का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि तिरछा अगर लाइन खींचेंगे तो कंडक्टर इसमें चालक जो है तार जो है वो रह नहीं पाएगा, ये क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। साइकिल इंसुलेटर क्या होता है, साइकिल आपका जहाँ टर्न होता है वहां पर उपयोग किया जाता है। डिस्क इंसुलेटर कहाँ उपयोग किया जाता है, जहां पर जम्फर वगैरह या जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन वहां पर इंड होती है तो वहां पर हम लोग डिस्क इंसुलेटर का उपयोग करते हैं, और जहां पर फ्यूज लगा करके जम्फर वम्फर लगाया जाता है वहां पर उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लौ चुंबकत्व पदार्थ क्या होगा, चुंबक के द्वारा तेजी से आकर्षित होते हैं, क्योंकि मैग्नेट का गुण होता है कि लोहे को वह प्रत्येक टुकड़े को क्या करता है अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो क्या होगा चुंबक द्वारा तेजी से लौ क्या होंगे, लौ मतलब लोहा अपने तरफ आकर्षित होंगे। यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्राकृतिक चुंबक और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। अब इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है अस्थाई और दूसरा होता है अस्थाई। ठीक है, तो आपका ये हो गया, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिपथ में अनुनादित हो सकता है, तो यहाँ पर RLC सीरीज सर्किट में ही आपका अनुनादित होगा, क्योंकि Z बराबर होता है रूट में R² XL माइनस XC का स्क्वायर, और अनुनाद के लिए कंडीशन होता है कि XL बराबर XC होना चाहिए। रेजोनेंस के लिए कंडीशन होता है अनुनादित होने के लिए, परिपथ का अनुनादित होने के लिए होता है कि XL बराबर XC होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का भी मान निकाल लेते हैं तो क्या हो जाता है 2π√LC। ये हम आपको पहले का भी बता चुके हैं कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को इक्वल करके मान निकाला जा सकता है, और यहाँ पर दोनों में से किसी एक का मान रखेंगे तो Z बराबर आपका रूट में R² हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 0 और Z का मान क्या हो जाता है R। और इस कंडीशन में आपका परिपथ प्योर रजिस्टिव की तरह व्यवहार करेगा, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसे दर्शाया जाता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम होता है, बाएं हाथ का नियम जो होता है, यहाँ पर बाएं हाथ का नियम आपको दर्शाया जाता है, ये होता है चालक पर लगने वाले बल की दिशा, ये होता है बी की दिशा चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्र की दिशा, और यहाँ पर होता है मध्यमा जो उंगली होती है ये आपकी धारा की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, धारा की दिशा को, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम बल की दिशा, धारा की दिशा और फ्लक्स की दिशा को। दूसरा चीज, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसके लिए लगता है, तो मोटर के लिए लगता है। क्या ज्ञात किया जाता है, तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। और राइट हैंड से क्या ज्ञात किया जाता है, ये लगता है आपका जनरेटर के लिए, राइट हैंड जनरेटर के लिए लगता है। और क्या ज्ञात करते हैं, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है।
ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पक्ष पर, ये दिया है आपका, एक ट्रांसफार्मर दिया है और इसमें प्राइमरी पक्ष में इसमें 200 टर्न किया गया है और ये द्वितीयक पक्ष यानी सेकेंडरी में 20 टर्न किया गया है। आगे, यदि हम इसे प्राथमिक सतह पर 200 वोल्ट डीसी, क्या देना है, डीसी सप्लाई लागू करें तो द्वितीयक सतह पर वोल्टेज होगा 0। क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ट्रांसफार्मर आपका डीसी पर वर्क नहीं करता है, वाइंडिंग जल जाएगा। तो क्या ये एसी पर कार्य करता है, किस पे कार्य करता है, एसी पे, तो डीसी पर क्या होगा, वर्क नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन, एक एससीआर में होते हैं तो क्या होता है आपका एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, फुल फॉर्म होता है इसका सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। और इसमें क्या होता है, एससीआर में 4 लेयर और 3 जंक्शन होता है, एससीआर में 4 लेयर और 3 जंक्शन होता है। अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि एल लंबाई के और बी फ्लक्स घनत्व वाले चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखे हुए धारावाहक सुचालक, ये क्या रखा गया है, समांतर में धारावाहक चालक रखे हुए हैं, तो लगने वाला बल क्या होगा, तो बल का फार्मूला होता है IBL sin थीटा। ठीक है, या यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है ना, ये बल का ही फार्मूला है। ये क्या है, BIL sin थीटा, BIL sin थीटा यहाँ पर हमने लिखा है। थीटा जो है आपका ये क्या होता है, एंगल। थीटा जो है ये चुंबकीय क्षेत्र और घनत्व के बीच का एंगल है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है समांतर, तो ये बताइए कि जब समांतर रखेंगे तो कोण का मान क्या हो जाएगा, 0। समांतर रखेंगे तो कोण का मान क्या होगा, 0। और जब यहाँ पर फार्मूला रखेंगे तो साइन थीटा के स्थान पर रखेंगे 0 और साइन थीटा यानी साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0, तो मान क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी। यदि मैक्सिमम कब होता है, जब आपका 90 अंश पे होगा, तब जब 90 डिग्री पे होगा तो मान रखेंगे तो क्या हो जाता है IBL और यहाँ पर 90 रखेंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 100 वाट की एकल फेज मोटर को 230 वोल्ट AC से जोड़ी गई है, इसकी एक सहायता से स्टार्ट मतलब ऑक्सिलरी वाइंडिंग खुलती है, तो रोटर पर परिणाम क्या होगा। देखिए यहां पर होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में 2 वाइंडिंग होता है। एक आपका होता है यहाँ पर एक आपका इसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में 2 वाइंडिंग होता है और आपका एक वाइंडिंग होता है यहाँ पर रनिंग वाइंडिंग। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग है। एक रनिंग वाइंडिंग होता है इसमें, ये रनिंग वाइंडिंग और ये हो गया आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग के नाम से जानते हैं, और इससे हम लोग का सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी जुड़ा रहता है, जो 75% स्पीड पकड़ लेने पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच अपने आप क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। तो ये कह रहा है कि स्टार्ट पर खुलती है, तो जब यह मान लीजिए कि ये खुला होगा तो इसमें करंट का मान क्या हो जाएगा, 0, प्रवाहित नहीं होगा। और उस दौरान ये स्टार्ट ही नहीं होगा, तो स्टार्टिंग टार्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक 3 फेज वाली इंडक्शन मोटर में 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आपूर्ति जोड़ने से 1500 आरपीएम पर चलती है, तो ध्रुवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो NS बराबर होता है आपका 120 F/P। P का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 F बटा में NS, 120 गुणे F का मान 50 और NS का मान कितना दिया है, 1500। तो ये कट जाएगा और ये 3 और ये 4, कितना आ जाएगा आपका, 4 पोल। ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि 3 फेज वाली बड़ी इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि स्टार्टर का हम लोग प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि वह सप्लाई, क्योंकि जब मोटर स्टार्ट किया जाता है
तो स्टार्टिंग की स्थिति में बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है, बहुत ज़्यादा करंट वो लेता है। उस करंट के मान को घटाने के लिए हम लोग स्टार्टर का उपयोग करते हैं। तो स्टार्टर पर सप्लाई धारा को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और जितने भी इसमें पॉइंट बताए गए हैं आपके जो भी आने वाले यूपीपीसीएल एग्जाम है या अदर कंपटीशन एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और बाकी जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। धन्यवाद।